इंडक्शन मशीन क्या है बेसिकली? दैट इज अ काइंड ऑफ एसी मशीन, ठीक है, दैट इज अ टाइप ऑफ एसी मशीन। और इंडक्शन मशीन में क्या हो सकता है? हो सकता है इंडक्शन मोटर भी हो सकता है, और इसके अलावा क्या हो सकता है? इंडक्शन जनरेटर भी हो सकता है, ठीक है। इंडक्शन मोटर भी हो सकता है और इंडक्शन जनरेटर भी हो सकता है। बट यहाँ पे एक पॉइंट अपन याद रखेंगे कि इंडक्शन मोटर और इंडक्शन जनरेटर में ज़्यादातर क्या यूज किया जाता है? तो इंडक्शन मोटर तो मोस्टली यूज्ड, ठीक है ना, दैट इज मोस्टली यूज्ड। आ रही बात समझ में? तो इंडक्शन मशीन में भी इंडक्शन मोटर और इंडक्शन जनरेटर में ज़्यादातर क्या यूज किया जाता है? तो इंडक्शन मोटर। डन। और और अगर बात करें इंडक्शन जनरेटर की, तो दैट इज रेयरली यूज्ड। रेयरली यूज्ड ऐसा क्यों होता है? हालांकि ये तो हम बाद में देखेंगे इंडक्शन जनरेटर में, बट आप सिंपल समझो तो इसकी दो वजह हैं। क्या? एक तो एक काम करने के लिए एक्सटर्नली इसको चाहिए रिएक्टिव पावर, पहला रीजन। दूसरा रीजन कि इंडक्शन जनरेटर बेसिकली हम क्यों यूज करते हैं? टू जनरेट एसी पावर ऑफ कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी। बट यहाँ पे ये जो सप्लाई देता है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? वेरिएबल, ठीक है ना। तो मतलब ये कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी हमें नहीं दे पाता, इसलिए हम बहुत रेयर ही इसको यूज करते हैं। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है। तो इंडक्शन जनरेटर इज रियरली यूज्ड। अच्छा, तो इंडक्शन मशीन इज ए टाइप ऑफ एसी मशीन। अगर यहाँ पे मैं एसी मशीन के बारे में बात करूं, जैसे जैसे देखो, अगर सिंपली मैं यहाँ पे बोलूं कि रोटेटिंग मशीन में बात करें, थोड़ा सा एक बार ब्रॉड क्लासिफिकेशन ले लेते हैं। अगर मैं रोटेटिंग मशीन से इन चीज़ों को रिलेट करूं, तो देखो रोटेटिंग मशीन क्या क्या हो सकता है? रोटेटिंग मशीन या तो हो सकता है वो क्या हो? डीसी मशीन, या तो हो सकता है वो क्या हो? एसी मशीन। डीसी मशीन, या फिर हो सकता है बेसिकली वो क्या हो? आपका एसी मशीन, ठीक है। डीसी मशीन और एसी मशीन, ठीक है। अब डीसी मशीन में भी डीसी मशीन में भी अगर देखा जाए तो क्या हो सकता है? इंडक्शन मोटर, सॉरी, डीसी मशीन में क्या हो सकता है? डीसी मोटर और डीसी जनरेटर, ठीक है ना। डीसी मतलब अगर यहाँ पे बात करें तो क्या क्या हो सकता है? तो क्या है? डीसी मोटर एंड डीसी जनरेटर। डन। बट अगर यहाँ पे आ जाए हम एसी मशीन में, एसी मशीन में, अब एसी मशीन कौन कौन होता है? एसी मशीन बताओ जल्दी। हाँ, इंडक्शन और सिंक्रोनस। कौन कौन? इंडक्शन और सिंक्रोनस, ठीक है। तो इंडक्शन और सिंक्रोनस, तो इंडक्शन और सिंक्रोनस। तो अगर सिंपली क्लासिफाई करें ना, अगर बहुत शॉर्ट में, तो इंडक्शन इज व्हाट बेसिकली? एनएस इज नॉट इक्वल टू एनआर, ठीक है क्या? इंडक्शन इज व्हाट बेसिकली? एनएस इज नॉट इक्वल टू एनआर। व्हाट इज एनएस? दैट इज स्पीड ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। एंड व्हाट इज एनआर? स्पीड ऑफ रोटर। तो एनएस इज नॉट इक्वल टू एनआर, तो क्या हो जाएगा? इंडक्शन मशीन हो जाएगा। और अगर अगर एनएस इक्वल टू एनआर है तो बेसिकली क्या हो जाएगा? बोलो यार, तब क्या हो जाएगा? सिंक्रोनस हो जाएगा, ठीक है। तो इस पूरे रोटेटिंग मशीन में अभी हमें जो डील करना है, इस पूरे रोटेटिंग मशीन में हमें जो डील करना है अभी फिलहाल किसके बारे में करना है? तो दैट इज इंडक्शन मशीन।
समझ में आया क्या? तो पूरे इंडक्शन मशीन में हम क्या देख पा रहे होंगे कि कभी भी NS और NR दोनों सेम नहीं होंगे, ठीक है। अगर हो गए तो क्या होगा, वो सारी बातें अभी अपन देखेंगे। इतनी बात सबको क्लियर है क्या? जल्दी बोलो। तो इंडक्शन मशीन इज अ काइंड ऑफ व्हाट, AC मशीन। और यहाँ पे इसका एक नाम और दे दिया इसको एक नाम और दे दिया जाता है, दैट इज व्हाट, ए सिंक्रोनस मशीन, ठीक है। ए सिंक्रोनस मशीन, ठीक है। AC मशीन देखा जाए तो दो होता है, एक असिंक्रोनस मशीन, एक सिंक्रोनस मशीन। देखो सिंक्रोनस मतलब का वर्ड, सिंक्रोनस वर्ड का मतलब क्या होता है, सिंक्रोनाइजेशन, मतलब साथ साथ चलना। तो सिंक्रोनस मतलब साथ साथ चल रहे हैं, असिंक्रोनस मतलब साथ साथ नहीं चल रहे हैं। अब कौन कौन है जो साथ साथ चल रहे हैं और साथ साथ नहीं चल रहे हैं, तो NS और NR, ठीक है। तो NS और NR साथ साथ चल रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिंक्रोनस। और NS और NR साथ साथ नहीं चल रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, एसिंक्रोनस या फिर इंडक्शन मशीन, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूं, ठीक है। सिंक्रोनस मशीन दैट इज ऑल्सो नोन एज, बोलो जल्दी, दैट इज ऑल्सो नोन एज इंडक्शन मशीन। अब एसिंक्रोनस या इंडक्शन ये दो टाइप के हो सकते हैं, देखा जाए तो ये दो टाइप्स के हो सकते हैं। अभी कौन कौन हो सकते हैं बताओ, ये कौन कौन हो सकते हैं एसिंक्रोनस मशीन? तो एक तो आपका इंडक्शन, बोलो यार, इंडक्शन मोटर, और एक आपका क्या हो जाएगा, इंडक्शन जनरेटर, ठीक है, इंडक्शन जनरेटर। अब असिंक्रोनस मशीन या इंडक्शन मशीन का सिंपल सा मतलब क्या है, व्हेन NS इज नॉट इक्वल टू NR, NS इज नॉट इक्वल टू NR, फिर से बोल रहा हूं, व्हाट इज NS, NS इज रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो कि विजिबल नहीं होता, और NR इज व्हाट, दैट इज स्पीड ऑफ रोटर जो कि विजिबल होता है, ठीक है ना। तो इसमें कंफ्यूज मत होना। तो NS इज नॉट इक्वल टू NR। अब NS इज नॉट इक्वल टू NR के दो केसेज हो सकते हैं, हो सकता है NR NS से ज्यादा हो सकता है NR NS से कम हो। क्या एसिंक्रोनस मशीन में NS इक्वल टू NR पॉसिबल है? तो आंसर इज नो। अगर NS इक्वल टू NR हो गया और मशीन चल रहा है तो वो एसिंक्रोनस होगा ही नहीं। अगर वो एसिंक्रोनस है तो NS इक्वल टू NR होने पे मोटर चलेगी ही नहीं। कुछ समझ में आया? अगर NS इज इक्वल टू NR होने पे भी मशीन चल रहा है तो समझो कि वो कभी भी क्या नहीं हो सकता, इंडक्शन नहीं हो सकता। एक्चुअली वो क्या होगा, सिंक्रोनस होगा, ठीक है ना। वो क्या होगा, सिंक्रोनस होगा, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही NS इक्वल टू NR होता है वैसे ही जो फ्लक्स कटिंग होती है ना वो जीरो हो जाती है। और ये जो इंडक्शन मशीन है एक काम ही किस पे कर रहा है, फ्लक्स कटिंग पे। सिंक्रोनस मशीन किस पे काम करता है, मैग्नेटिक लॉकिंग पे। और इसमें एक किस पे काम कर रहा है, फ्लक्स कटिंग पे। फ्लक्स कट होना मतलब EMF का इंड्यूस होना, और EMF इंड्यूस होने की वजह से मोटर चल रहा है। यही वजह है कि इस मोटर को हम क्या बोलते हैं, इंडक्शन मशीन। क्योंकि EMF इंड्यूस होने की वजह से बेसिकली क्या हो रहा है, चल रहा है। समझ में आ रहा है क्या? वो जो लेंज लॉ है वो सारी चीजें अभी अपन देखेंगे। फिलहाल फिलहाल एसिंक्रोनस मशीन या फिर इंडक्शन मशीन क्या होता है, व्हेन NS इज नॉट इक्वल टू NR। अब इसके दो टाइप हैं, मतलब दो हो सकते हैं, या तो इंडक्शन मोटर होगा या तो इंडक्शन जनरेटर होगा। तो अगर NR इज लेस देन NS है तो समझ जाओ कि दैट इज व्हाट बेसिकली इंडक्शन मोटर। और अगर अगर NR इज NR इज ग्रेटर देन NS तो
that will work as a induction generator। समझ में आ गया? ये बात सबको समझ में आ रही? ठीक है। अगर एनआर मतलब, या फिर आप ऐसे समझो कि इंडक्शन मोटर में जो रोटर की स्पीड होती है उस सिंक्रोनस स्पीड से कम होती है, और जब बात करेंगे इंडक्शन जनरेटर में जो रोटर की स्पीड होती है हम सिंक्रोनस स्पीड से ज्यादा रखते हैं, होती नहीं है, ज्यादा रखते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि एनआर हमारे हाथ में है। इंडक्शन जनरेटर के केस में रोटर किस स्पीड से घूमेगा किसके हाथ में है? आपके हाथ में है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? बट यहाँ पे एनआर किस स्पीड से घूमेगा, ए एनएस पे डिपेंड करता है। और एनएस किस पे डिपेंड करता है? तो एनएस का एक ही फॉर्मूला है जो आप पूरे एसी मशीन में पढ़ोगे, दैट इज व्हाट, 120 एफ अपॉन पी। तो ये जो एनएस का फॉर्मूला है इंडक्शन मोटर के लिए भी यही है, इंडक्शन जनरेटर के लिए भी यही है, और सिंक्रोनस मशीन जब पढ़ेंगे तो वहां भी यही होगा। तो एनएस तो हर जगह, एनएस का फॉर्मूला हर जगह सेम होगा, दैट इज व्हाट, 120 एफ अपॉन पी। इसको अभी हम डेराइव करेंगे। ठीक है, इसको अभी हम डेराइव करेंगे कि आया कहां से है ये। इतनी बात हमें क्लियर है? बता दीजिए एक बार। ओके, यहाँ पे अभी हमने क्या कंप्लीट किया है? ट्रांसफार्मर। तो और स्टार्ट करना है हमें इंडक्शन। ठीक है ना? तो एक काम करते हैं, थोड़ा बहुत जो हमें ट्रांसफार्मर के बारे में आइडिया है उसकी हेल्प से, मतलब उसकी और इंडक्शन मशीन के कंपैरिजन करके हम थोड़ा बहुत इंडक्शन मशीन के बारे में आइडिया लेते हैं। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो लिखेंगे कंपैरिजन बिटवीन व्हाट, कंपैरिजन बिटवीन ट्रांसफार्मर एंड इंडक्शन मशीन। ठीक है, ट्रांसफार्मर एंड इंडक्शन मशीन। ठीक है, ओके। अब ध्यान से समझेंगे, एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करना और उसी से हम आइडिया लेने की कोशिश करेंगे। तो ट्रांसफार्मर में कितने सप्लाई आप देते थे? एक या दो? ट्रांसफार्मर में एक ही सप्लाई होता था जो आप इनपुट टर्मिनल पे देते थे, आउटपुट टर्मिनल पे तो आपको आउटपुट मिलता था, वहां पे आप सप्लाई देते नहीं थे। तो एक ही इनपुट देते थे, तो दैट वाज व्हाट, सिंगली एक्साइटेड। जैसे कि डीसी मशीन और सिंक्रोनस मशीन होता है ना, दोज आर डबली एक्साइटेड। क्योंकि आप एक तो एसी आर्मेचर वाइंडिंग पे अलग होता है, फील्ड वाइंडिंग पे अलग सप्लाई होता है, तो दो अलग अलग सप्लाई होते थे ना, तो उस उनको बोलते हैं डबली एक्साइटेड। दैट इज व्हाट, दैट इज सिंगली एक्साइटेड। क्या ये बात सबको क्लियर है क्या? बोलो, ये क्लियर है? अब एक बात बताओ, ट्रांसफार्मर तो सिंगली एक्साइटेड है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। व्हाट अबाउट इंडक्शन मशीन, दैट इज सिंगली एक्साइटेड डबली एक्साइटेड? बोलो, बोलो यार। दैट इज अगेन सिंगली एक्साइटेड। अरे सिंपल सोचो ना, कोई इंडक्शन मशीन होता है उसमें आप एक ही सप्लाई देते हो ना, क्या उसमें कोई फील्ड वाइंडिंग था? नहीं ना, उसमें फील्ड वाइंडिंग तो अलग से डाला नहीं हमने। तो दैट इज व्हाट, सिंगली एक्साइटेड। क्या ये बात सबको क्लियर है क्या? ठीक है, ओके। अब अगर मैं इसके वर्किंग प्रिंसिपल की बात करूं, तो वर्किंग प्रिंसिपल क्या था बेसिकली? म्यूचुअल इंडक्शन। और अगर इंडक्शन मशीन की बात करूं तो इंडक्शन मशीन का भी वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? म्यूचुअल इंडक्शन। यस या नो? म्यूचुअल इंडक्शन। अब म्यूचुअल इंडक्शन है तो दो वाइंडिंग चाहिए, म्यूचुअल इंडक्शन है तो दो वाइंडिंग चाहिए। म्यूचुअल मतलब क्या? दो अलग अलग वाइंडिंग के बीच में कॉमन फ्लक्स, दैट इज द मीनिंग ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। बोलो हाँ या ना? मतलब म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब क्या है? किसी एक वाइंडिंग का फ्लक्स अगर दूसरी वाइंडिंग के द्वारा कट किया जा रहा है तो दैट इज व्हाट, म्यूचुअल इंडक्शन। या फिर किसी एक वाइंडिंग के करंट, किसी एक वाइंडिंग में करंट फ्लो होने की वजह से पास के किसी दूसरे वाइंडिंग में करंट फ्लो हो रहा है या ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, तो दैट इज व्हाट, म्यूचुअल इंडक्शन।
तो मतलब यहाँ पे दो वाइंडिंग होंगी, तो दो वाइंडिंग कौन कौन हो गया, प्राइमरी कौन होगा, मतलब एक तो आपका कौन सा था, प्राइमरी वाइंडिंग, एक आपका कौन सा था, तो एक आपका था प्राइमरी वाइंडिंग, और दूसरा कौन था आपका, दैट इज सेकेंडरी वाइंडिंग। बट अगर यही हम कहाँ पे बात करें, इंडक्शन मशीन में, तो जो प्राइमरी वाइंडिंग का काम कर रहा है कौन कर रहा है, बोलो यार, दैट इज स्टेटर वाइंडिंग, दैट इज स्टेटर वाइंडिंग। और जो सेकेंडरी वाइंडिंग का काम कर रहा है वो बेसिकली कौन कर रहा है, रोटर वाइंडिंग। समझ में आया क्या, क्लियर है क्या, ठीक है, हर एक पॉइंट को समझना है, क्योंकि जब आप समझोगे, एक्चुअली धीरे धीरे हम इंडक्शन मशीन के अंदर घुस रहे हैं कि हाँ एक ही सप्लाई देना है, बेसिक प्रिंसिपल इज वन, म्यूचुअल इंडक्शन। जो जैसे ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी होता है, यहाँ भी प्राइमरी और सेकेंडरी है, बस वो स्टेटर और रोटर हो जाएगा, ठीक है ना, ओके। यहाँ पे सेकेंडरी वाइंडिंग पे आप बेसिकली क्या करते हो, लोड प्रोवाइड करते हो, ठीक है ना, मतलब लोड प्रोवाइड कर देते हो। तो बट यहाँ पे जो रोटर वाइंडिंग है, इसको पता है क्या किया गया है, शॉर्ट सर्किट किया गया है, शॉर्ट सर्किट किया गया है। सर फिर लोड, तो लोड इलेक्ट्रिकल थोड़ी ना है, लोड क्या है, मैकेनिकल है। समझ में आया क्या, आ रही बात समझ में। अच्छा मैं मोटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, इस बात का भी थोड़ा ध्यान रखना कि मोटर है या जनरेटर है। फिलहाल रोटर वाइंडिंग पे हमने लोड कनेक्ट किया है, दैट इज व्हाट, इलेक्ट्रिकल, और रोटर वाइंडिंग को हमने क्या किया है, शॉर्ट सर्किट। अच्छा एक पॉइंट और, कि जब भी मैं इंडक्शन मशीन बोल रहा हूं ना, ठीक है, मैक्सिमम केसेज में आपके दिमाग में पता है क्या चलना चाहिए, मोटर। क्योंकि मैंने पहले ही बोला इंडक्शन जनरेटर इज रेयरली यूज्ड। जब आप एग्जाम में क्वेश्चंस भी करोगे ना, आपको कभी भी इंडक्शन जनरेटर का क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलेगा। मैक्सिमम टाइम आपको किसका क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इंडक्शन मोटर का। अगर जनरेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो पता है किसका क्वेश्चन देखने को मिलेगा, सिंक्रोनस जनरेटर का, दैट इज अल्टरनेटर बेसिकली। तो प्रैक्टिकली जो यूज करते हैं ना उसी को हम ज्यादा प्रीफर करते हैं, क्वेश्चंस में भी और थ्योरी में भी। अब जो यूज नहीं करते उसके बारे में पढ़ के फायदा क्या है हमें, ठीक है। तो याद रखना, मतलब जब हम इंडक्शन मशीन के बारे में बात कर रहे हैं तो मोस्टली हमारा जो फोकस होगा इंडक्शन मोटर पे होगा, ठीक है। तो ये बात आप दिमाग में रखोगे। खैर, तो सेकेंडरी वाइंडिंग पे लोड दिया इलेक्ट्रिकल, और रोटर वाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट किया है, और जो लोड देंगे दैट इज व्हाट, मैकेनिकल। क्या ट्रांसफार्मर एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस है, नहीं। तो मतलब यहां पे क्या हो रहा है, नो एनर्जी कन्वर्जन, नो एनर्जी कन्वर्जन, ठीक है, नो एनर्जी कन्वर्जन। बट अगर बात करें इंडक्शन की तो दिस इज व्हाट, इलेक्ट्रो मैकेनिकल, इलेक्ट्रो मैकेनिकल कन्वर्जन डिवाइस। व्हाट इज मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैकेनिकल कन्वर्जन डिवाइस, इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस, बोलो, व्हाट इज मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस। इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में या फिर मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में बदलना, दैट इज व्हाट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कन्वर्जन डिवाइस। तो नो एनर्जी कन्वर्जन, बट यहाँ पे इंडक्शन मशीन की बात करें तो दैट इज व्हाट इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस, ठीक है ना। जो इंडक्शन मशीन होगा वो क्या कर रहा होगा, सॉरी इंडक्शन मोटर क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट कर रहा होगा, और जो इंडक्शन जनरेटर होगा मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहा होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स पाथ, मैग्नेटिक फ्लक्स पाथ, एक बात बताओ, ट्रांसफार्मर में मैग्नेटिक फ्लक्स किससे होके जाता था,
सिर्फ और सिर्फ कोर से। सर एयर से लीकेज होता था, एयर से ट्रांसफर नहीं होता था, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फ्लक्स पाथ सिर्फ और सिर्फ क्या था, कोर। बट अगर मैं यहां पे मैं बात करूं, क्योंकि फ्लक्स तो इधर भी ले जाना है, बोलो हाँ या ना। फ्लक्स को कहां से कहां ले जाना है, स्टेटर से रोटर ले जाना है। जैसे ट्रांसफार्मर में प्राइमरी से सेकेंडरी ले जाना होता था, उसी तरीके से इंडक्शन मशीन में कहां से कहां ले जाना है, स्टेटर वाइंडिंग से रोटर वाइंडिंग। अब एक बात बताओ, जब स्टेटर से रोटर वाइंडिंग पे आप ले जाओगे, मतलब यहाँ पे इस चीज को मेंशन करें, मैग्नेटिक फ्लक्स पाथ कहाँ पे, स्टेटर वाइंडिंग से हमें कहाँ जाना था, तो रोटर वाइंडिंग पे, ठीक है। तो स्टेटर फ्लक्स पाथ हमें क्या करेगा, ये बेसिकली ले जाएगा कहाँ फ्लक्स को, कहाँ से कहाँ, तो स्टेटर वाइंडिंग से रोटर वाइंडिंग। अब बताओ, इस ये जो सफर तय करेगा फ्लक्स स्टेटर वाइंडिंग से रोटर वाइंडिंग में, रास्ते में कौन इसको पाथ देगा, कोर एज वेल एज एयर। क्योंकि जो स्टेटर वाइंडिंग है, स्टेटर किसका बना होगा, कोर का ही तो बना होगा ना, आयरन कोर का। समझ में आ रहा है। अरे वाइंडिंग लगाओगे किस पे, हवा में रहेगी क्या वाइंडिंग, कोर मटेरियल पे तो ही होगा ना, फेरो मैग्नेटिक मटेरियल ही तो लगाएंगे। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोर प्लस एयर, बट यहाँ पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ कोर। कहाँ से कहाँ जाने के लिए, प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग तक जाने के लिए हमें किसका सहारा लेना पड़ता था, तो कोर का सहारा लेना पड़ता था, ठीक है। बट यहाँ पे स्टेटर वाइंडिंग से कोर वाइंडिंग पे जाने, स्टेटर वाइंडिंग से रोटर वाइंडिंग पे जाने के लिए हमें बेसिकली किसकी हेल्प लेनी पड़ रही है, कोर के साथ साथ एयर की, ठीक है क्या, कोर के साथ साथ एयर की। अब एक बात बताओ, रिलक्टेंस पाथ, मतलब अगर बात करें कि रिलक्टेंस किसका ज्यादा होता है, कोर का या एयर का, एयर का रिलक्टेंस ज्यादा होता है। तो बताओ किसमें हाई रिलक्टेंस पाथ आएगा, इंडक्शन में। इंडक्शन का जो पाथ होएगा फ्लक्स को कहां से कहां ट्रांसफर करने का, स्टेटर से रोटर। याद रखो, जितना ज्यादा से ज्यादा फ्लक्स स्टेटर का रोटर पे जाएगा, उतना ही अच्छा एनर्जी कन्वर्जन होगा, ठीक है ना। एनर्जी कन्वर्जन उतना ही अच्छा होगा। तो एक, तो बताओ रिलक्टेंस पाथ इज हाई या लो, रिलक्टेंस ऑफ द पाथ, रिलक्टेंस इज लो, और यहाँ पे रिलक्टेंस क्या हो जाएगा, हाई। यहाँ पे रिलक्टेंस क्या हो जाएगा, हाई। रिलक्टेंस किसको बोलते हैं, तो बेसिकली जिस पाथ से फ्लक्स फ्लो कर रहा है, तो इसमें इंडक्शन में एयर भी था कोर भी था, और इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या था, कोर था। तो ऑब्वियस सी बात है, रिलक्टेंस पाथ, मतलब पूरे पाथ का रिलक्टेंस लो होगा, उसमें रिलक्टेंस ऑफ द पाथ दैट विल व्हाट, तो हाई। और इसके अलावा इसमें रिलक्टेंस, आप ये समझो, कंटिन्यूअस होगा या कंपोजिट होगा, एक ही मटेरियल है ना, तो दैट इज व्हाट, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मैग्नेटिक सर्किट, ठीक है, कंटिन्यूअस मैग्नेटिक सर्किट। कंटिन्यूअस क्यों, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ क्या है, आयरन है, कोर है। और इसमें क्या होगा, कंपोजिट होगा, कंपोजिट होगा। कंपोजिट मतलब कौन कौन, जल्दी बोलो, एयर एंड कोर, ठीक है ना। कंपोजिट होगा एयर एंड कोर, इसलिए ये लो होगा और इसलिए वो हाई होगा। एनी कंफ्यूजन।
कंटिन्यूअस मैग्नेटिक सर्किट, ठीक है, कंटिन्यूअस मैग्नेटिक सर्किट, और उसमें कंपोजिट मैग्नेटिक सर्किट, जहां जिस पाथ से मतलब फ्लक्स अपना सर्किट कंप्लीट, जिस पाथ को कंप्लीट करता है तो उसे क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक सर्किट ना, ठीक है। तो कंटिन्यूअस मैग्नेटिक सर्किट और कंपोजिट मैग्नेटिक सर्किट। अब ये जो एयर है, बेसिकली एयर से यहाँ पे क्या मतलब है, एयर गैप से, बोलो हाँ या ना, एयर से क्या मतलब है हमारा, एयर गैप से, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, अगर एयर गैप, इसमें एयर गैप है क्या, ट्रांसफार्मर में एयर गैप है नहीं, बट यहाँ पे एयर गैप है। अब एयर गैप है तो एयर गैप है तो अब एक बात याद करो कि जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स दैट इज इक्वल टू व्हाट, एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस। एमएमएफ क्या होता है, एन इंटू आई अपॉन यस। तो फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, आई, क्योंकि बाकी पैरामीटर तो आपका कांस्टेंट हो जाता है। तो जो चाहे इंडक्शन हो चाहे ट्रांसफार्मर हो, दोनों का जो ईएमएफ इंड्यूस का फॉर्मूला होता है ना, दैट इज E इज इक्वल टू 4.44 F इंटू एन इंटू फाइव। याद रखना, ट्रांसफार्मर और इंडक्शन का दोनों का फॉर्मूला E इक्वल टू 4.44 F इंटू एन इंटू फाइव होता है। तो एक बात बताओ, क्या मतलब फाइव इक्वल टू V बाई एफ होगा, बोलो हाँ या ना, फाइव इक्वल टू वॉट, V बाई एफ होगा। ट्रांसफार्मर में था तो इंडक्शन में भी होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, ट्रांसफार्मर में था तो इंडक्शन में भी होगा, फाइव इक्वल टू व्हाट, V बाई एफ। अब एक सिंपल सी बात बताओ, मतलब इक्वल टू लगाना थोड़ा कम सही है, दैट इज व्हाट, प्रोपोर्शनल टू, ठीक है ना, फाइव इक्वल टू V बाई एफ। अगर आपने वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज फिक्स कर रखा है और सप्लाई फ्रीक्वेंसी भी फिक्स है, तो फ्लक्स क्या रहेगा, कांस्टेंट। अब चाहे ट्रांसफार्मर चलाओ चाहे इंडक्शन मशीन चलाओ, सप्लाई वोल्टेज तो फिक्स रहेगा, इवन जो सप्लाई आप दोगे फ्रीक्वेंसी भी क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। इसका मतलब वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी फिक्स होने की वजह से फ्लक्स क्या रहेगा, कांस्टेंट। और अगर फ्लक्स कांस्टेंट है, अगर फ्लक्स कांस्टेंट है मतलब, या फिर फ्लक्स कांस्टेंट है नहीं मतलब फ्लक्स कांस्टेंट रखने की कोशिश करेगा, फ्लक्स कांस्टेंट रखने की कोशिश करेगा। तो अब यहाँ पे आपको रिलक्टेंस पाथ क्या मिला, ज्यादा मिला, रिलक्टेंस ज्यादा मिला। तो अगर रिलक्टेंस ज्यादा मिला तो इसका मतलब फ्लक्स को क्या करना चाहेगा, कम करना चाहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, जब रिलक्टेंस ज्यादा मिला, रिलक्टेंस ज्यादा मिला तो फ्लक्स को क्या करना चाहेगा, ये कम करना चाहेगा। बट फ्लक्स की टेंडेंसी क्या है कि हमें क्या रखना, अपने आप को क्या बना के रखना है, कांस्टेंट। फ्लक्स की टेंडेंसी है अपने आप को कांस्टेंट बना के रखने की। तो कहीं ना कहीं अब इसमें से किसकी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, जल्दी बोलो, सॉरी किसकी वैल्यू, एक मिनट, हाँ, तो मतलब हाँ ठीक है ठीक है, देखो रिलक्टेंस बढ़ा, फ्लक्स कम होने लगा था, अब फ्लक्स क्या चाहेगा, बढ़ना चाहेगा। तो फ्लक्स बढ़ने के लिए अब फ्लक्स किस पे ऊपर डिपेंड करेगा, करंट पे। तो कहने का मतलब कंक्लूजन क्या है कि जब पाथ, रिलक्टेंस पाथ हाई हो जाएगा, फ्लक्स का रिलक्टेंस हाई हो जाएगा, ऐसे सिचुएशन में फ्लक्स कम होने लगेगा, बट वो अपने फ्लक्स को मेंटेन करने के लिए वो और ज्यादा सप्लाई करंट ड्रॉ करेगा। समझ में आया, अब बताओ, और जो सप्लाई करंट वो ज्यादा ड्रॉ करता है, जो करंट ड्रॉ करता है उसको बोलते क्या है, मैग्नेटाइजिंग करंट। तो अब सिंपल सा क्वेश्चन बताओ कि किसका मैग्नेटाइजिंग करंट ज्यादा होगा, इंडक्शन का, ट्रांसफार्मर का, इंडक्शन का। समझ में आया क्या, ये पूरी थ्योरी क्लियर है आपको, ठीक है। सिंपल एक बार फिर से समझते हैं, मैं क्या बोला हूं कि रिलक्टेंस हाई है, रिलक्टेंस हाई होगा तो फ्लक्स की टेंडेंसी क्या होगी, कम होने की। बट हमें पता है कि अगर वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं कर रहे हैं तो फ्लक्स क्या अपने आप को क्या बना के रखेगा, कांस्टेंट।
और फ्लक्स अगर कांस्टेंट रहना चाहता है तो फिर ये और ज्यादा क्या ड्रॉ करेगा, मैग्नेटाइजिंग करंट। मैग्नेटाइजिंग करंट, तो मैग्नेटाइजिंग करंट किस केस में ज्यादा ड्रॉ करेगा, इन केस ऑफ इंडक्शन मशीन। क्लियर है क्या? ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ रही है? तो अपन कंक्लूड क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अपन कंक्लूड क्या कर सकते हैं, लिख लिया, आगे बढ़े, हो गया ये। तो अपन कंक्लूड क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि मैग्नेटाइजिंग करंट, मैग्नेटाइजिंग करंट इज व्हाट, हाई, सॉरी, मैग्नेटाइजिंग करंट इज व्हाट, लो, एंड मतलब आई म्यू की बात कर रहा हूं मैं, एंड दैट इज अप्रोक्सीमेटली 3 to 4% ऑफ फुल लोड करंट या फिर रेटेड करंट। ठीक है क्या, 3 to 4%, दैट इज लो। ठीक है ना, तो दैट इज लो। लो क्यों हो रहा है, लो क्यों हो रहा है, ड्यू टू लो रिलक्टेंस। रिलक्टेंस को यस से रिप्रेजेंट करते थे ना, ड्यू टू लो रिलक्टेंस। और रिलक्टेंस कम क्यों हो रहा है, क्योंकि एक ही मैग्नेटिक सर्किट है, कंटिन्यूअस मैग्नेटिक सर्किट है, दैट इज मेड अप ऑफ आयरन ओनली। ठीक है क्या? बट जब हम यहां पे बात करेंगे, कहां पे, मैग्नेटाइजिंग करंट की, ठीक है, मैग्नेटाइजिंग करंट की, तो देखो जरा यहां पे जब बात करेंगे तो मैग्नेटाइजिंग करंट, मैग्नेटाइजिंग करंट ये क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। ठीक है क्या, मैग्नेटाइजिंग करंट हाई हो जाएगा। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाई मैग्नेटाइजिंग करंट इज हाई इन केस ऑफ इंडक्शन मशीन। तो बोलो जरा क्या क्या रीजन दे सकते हो आप, बोलो। हाई रिलक्टेंस पाथ, हाई रिलक्टेंस पाथ, समझ में आ गया, ड्यू टू हाई रिलक्टेंस पाथ। अब देखो यहाँ पे फिर से समझो आप, क्या रिलक्टेंस और मैग्नेटाइजिंग करंट का डायरेक्ट रिलेशन है, क्या मैग्नेटाइजिंग करंट और रिलक्टेंस पाथ का डायरेक्ट रिलेशन है, आंसर इज नो। एक्चुअली रिलक्टेंस पाथ हाई होने की वजह से कौन कम हुआ था, फ्लक्स। रिलक्टेंस पाथ हाई होने से फ्लक्स कम हुआ था, और फ्लक्स अपने आप को मेंटेन करने के लिए किसको बढ़ाएगा, मैग्नेटाइजिंग करंट को। समझ में आया क्या, फ्लक्स अपने आप को कांस्टेंट बनाए रखने के लिए किसको बढ़ाएगा, मैग्नेटाइजिंग करंट को, दैट इज आई म्यू। ठीक है, तो डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, याद रखना इस बात को। हाई रिलक्टेंस पाथ, या फिर और अगर एक इंफॉर्मेशन, अब हाई रिलक्टेंस पाथ क्यों है, तो ड्यू टू एयर गैप, यही तो बना ना मेन वजह। आयरन तो इसमें भी था, आयरन तो उसमें भी है, तो ड्यू टू एयर गैप ए म्यू बेसिकली क्या हुआ, हाई हुआ। और आपको जान के सरप्राइज होगा कि ये पता है कितना होता है लगभग, एनीवन, 32 35 या 45%, ठीक है ना, ठीक है, ऑफ फुल लोड करंट, 30 to 35% ऑफ IFL। डन। अब मैग्नेटाइजिंग करंट मतलब, दैट इज, मैग्नेटाइजिंग करंट क्या है, एक्टिव, एक्टिव कंपोनेंट, रिएक्टिव कंपोनेंट, बोलो, रिएक्टिव कंपोनेंट। क्योंकि वो आपका काम थोड़ी नहीं कर रहा है, वो तो फ्लक्स क्रिएट कर रहा है। एक इंडक्टर है, उसमें करंट फ्लो करा दो, वो फ्लक्स क्रिएट, तो इंडक्शन में जाने वाला जो करंट होता है उसे आप क्या बोलते हो, रिएक्टिव ना। क्यों बोलते हो, क्योंकि वो डिसिपेट नहीं हो रहा है, वो सिर्फ फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है क्या, तो आप बताओ, आप बताओ कि यहाँ पे पावर फैक्टर किसका ज्यादा होने वाला है, बोलो। पावर फैक्टर कॉस फाइव होता क्या है वैसे, दैट इज P अपॉन यस, मतलब एक्टिव अपॉन अपरेंट नॉट रिएक्टिव, तो P अपॉन P प्लस जे क्यू। या फिर अगर मैं मैग्नीट्यूड्स पे बात करूं सिर्फ,
तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। अब एक बात बताओ यार, एक सिंपल सी बात बताओ कि पावर फैक्टर इक्वल टू पी बाई एस। अब यहाँ पे मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट या रिएक्टिव कंपोनेंट ज्यादा है या कम है? ट्रांसफार्मर में क्या है, कम है ना। तो ट्रांसफार्मर में अगर रिएक्टिव कंपोनेंट कम है तो बताओ जरा पावर फैक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। बोलो हाँ या ना। सुन हमारी बात। बट अगर यही बात आप यहां पे करोगे, अगर यही बात आप यहां पे करोगे कि पावर फैक्टर दैट इज व्हाट, कॉस फाई दैट इज व्हाट पी बाई एस एंड पी अपॉन अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो बताओ इसमें कौन सा कंपोनेंट ज्यादा होने वाला है, एक्टिव कंपोनेंट रिएक्टिव कंपोनेंट? जल्दी बोलो। रिएक्टिव कंपोनेंट। क्यों होगा रिएक्टिव कंपोनेंट ज्यादा? क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्या ड्रॉ कर रहा है, मैग्नेटाइजिंग करंट, और मैग्नेटाइजिंग करंट का जो नेचर है दैट इज व्हाट, रिएक्टिव। ठीक है क्या, मैग्नेटाइजिंग करंट का जो नेचर है दैट इज रिएक्टिव। तो इसका मतलब क्या हुआ, पावर फैक्टर इज लो। तो अगर आप ट्रांसफार्मर और इंडक्शन मशीन को आपस में कंपैरिजन करोगे तो किसका पावर फैक्टर कम आएगा, इंडक्शन मशीन का। तो क्या लिख सकते इन सिंपल कि गुड पावर फैक्टर एंड पुअर पावर फैक्टर। ठीक है, गुड पावर फैक्टर एंड पुअर पावर फैक्टर। डन, इतनी बात सबको क्लियर है, आगे बढ़े। अभी आपको धीरे धीरे मतलब जो मेरा पर्पस था इसको कंपैरिजन कराने का, मैं आपसे क्या चाहता हूं कि अब धीरे धीरे आप ट्रांसफार्मर से किस में शिफ्ट हो, इंडक्शन में। ठीक है ना, इन्हीं कॉन्सेप्ट के थ्रू आप धीरे धीरे आपके आपका जो माइंड है डाइवर्ट होना चाहिए कि इंडक्शन कैसा होता होगा या फिर उसमें क्या क्या, मतलब अभी तो कंस्ट्रक्शन के नाम पे इतना तो पता है ना यार, रोटेटिंग मोटर में एक स्टेटर होता है, रोटर होता है, और बीच में क्या आ जाता है, एयर गैप। इतनी इन्फॉर्मेशन तो है ना, बस उससे ज्यादा तो मैं कुछ यूज ही नहीं कर रहा। ठीक है, बाकी तुम्हारा थोड़ा बहुत पिछला नॉलेज यूज कर रहा हूँ, किसका, ट्रांसफार्मर का, जो कि आपने बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है। ठीक है, खैर, ओके। अब एक बात बताओ कि जो ट्रांसफार्मर था, जो ट्रांसफार्मर था दैट इज कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइस या वेरिएबल फ्रीक्वेंसी डिवाइस? कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइस। ट्रांसफार्मर वाज कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइस। ठीक है, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइस। क्यों ऐसा क्यों बोला हूं मैं, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी जो फ्रीक्वेंसी सेकेंडरी का होता था वही फ्रीक्वेंसी कहाँ का होता था, प्राइमरी का। बोलो हाँ या ना। जो फ्रीक्वेंसी सेकेंडरी का होता था वही फ्रीक्वेंसी प्राइमरी का होता था, और वो दोनों फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होते थे, तो दैट इज इक्वल टू सप्लाई फ्रीक्वेंसी। बोलो हाँ या ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। मतलब जो आप सप्लाई दोगे वही प्राइमरी का भी फ्रीक्वेंसी होगा, वही सेकेंडरी का भी फ्रीक्वेंसी होगा। ठीक है, बट इधर आ जाओ। अब जो इंडक्शन मशीन है ना, बेसिकली दैट इज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी डिवाइस, दैट इज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी डिवाइस। सर अब ये क्या हुआ, देखो एक्चुअली यहाँ पे प्राइमरी के नाम पे क्या था, जल्दी बोलो, स्टेटर वाइंडिंग। तो स्टेटर वाइंडिंग में आपने क्या किया होगा, इंडक्शन मोटर की बात कर रहे हैं, स्टेटर वाइंडिंग में आपने क्या किया होगा, सप्लाई दिया होगा, और स्टेटर वाइंडिंग में जो फ्रीक्वेंसी होएगी वो सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर होएगी। बोलो हाँ या ना। तो स्टेटर वाइंडिंग की जो फ्रीक्वेंसी है, स्टेटर वाइंडिंग की जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज इक्वल टू व्हाट, सप्लाई फ्रीक्वेंसी। समझ में आ रहा है क्या, दैट इज इक्वल टू सप्लाई फ्रीक्वेंसी। तो समझ में आ रहा है क्या। बट जब हम बात करेंगे किसकी, रोटर वाइंडिंग की,
अब यहाँ पे ध्यान से सुनो, जब हम बात करेंगे रोटर वाइंडिंग की, तो रोटर वाइंडिंग की जो फ्रीक्वेंसी होती है पता है क्या होता है, यस इंटू एफ एस, यस इंटू एफ एस। अब ये थोड़ा सा डेरिवेशन अभी मैं बाद में कराऊंगा, सारा डेरिवेशन कराऊंगा। फिलहाल आप ये समझो कि एफ आर इक्वल टू वॉट, एस एफ एस, एंड द वैल्यू ऑफ एस इज एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस। और जो लाई करता है ना, मतलब वैसे प्रैक्टिकल डाटा के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो 0.02 से लेकर के 0.05 तक, दिस इज द रेंज ऑफ स्लिप। अब आप सोच के देखो, जब इस नंबर मान लो सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्स मान लो, तो जब 50 इंटू 0.02 करोगे कितना आएगा, 1 आएगा, 1 हर्ट्स आएगा। या फिर 50 इंटू 0.5 करोगे तो कितना आ जाएगा, 2.5 हर्ट्स आएगा। मतलब रोटर की जो फ्रीक्वेंसी है सप्लाई फ्रीक्वेंसी के कंपैरिजन में बहुत कम है। कुछ समझ में आया? रोटर की फ्रीक्वेंसी 1 से लेके 2 हर्ट्ज तक है, और सप्लाई की स्टेटर की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज है। तो क्या स्टेटर और रोटर पे सेम फ्रीक्वेंसी हुआ, नहीं हुआ ना। तो इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी डिवाइस। समझ में आया क्या? मैं फिर से बोल रहा हूं, यहाँ पे जितने भी फॉर्मूले लिख रहा हूं मैं सबका डेरिवेशन कराऊंगा, बट अभी नहीं, आगे थोड़ा, ठीक है ना। तो एफ आर इक्वल टू वॉट, एस एफ एस, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या था, तो एस इज वॉट बेसिकली, एस इज स्लिप, ठीक है ना, स्लिप, यस। इसकी रेंज दी थी मैंने आपको ए, ठीक है, ओके। तो ए पॉइंट हो गया। इसके अलावा और क्या बोल सकते हैं, हाँ, एक पॉइंट और है काफी इंपॉर्टेंट। देखो, फ्लक्स यहां भी है, फ्लक्स यहां भी है, फ्लक्स यहां भी है, फ्लक्स यहां भी है। अगर मैं ट्रांसफार्मर और इंडक्शन मोटर को कंपैरिजन करूं, तो एक बात बताओ, प्राइमरी स्टेशनरी या रोटेटिंग, स्टेशनरी। इसमें भी प्राइमरी क्या है, स्टेशनरी। समझ में आ रहा है क्या? और अगर मैं बात करूं स्टार्टिंग में, इंडक्शन मोटर की स्टार्टिंग में, तो इंडक्शन मोटर की स्टार्टिंग में कंडक्टर स्टेशनरी है, रोटेटिंग है, जस्ट एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग स्टेशनरी है। समझ में आएगी नहीं? इसका मतलब अगर कंडक्टर स्टेशनरी है तो किसको वैरी होना पड़ेगा, फ्लक्स को, तभी तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। याद रखना, करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, बट वो करंट कैरिंग होना चाहिए ना। करंट कैरिंग कब होगा, जब ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ कब इंड्यूस होगा, जब फ्लक्स कटिंग होएगी। और फ्लक्स कटिंग कब होएगा, जब रिलेटिव मोशन होगा। तो रिलेटिव मोशन तो कराना पड़ेगा ना। स्टार्टिंग में तो आपने कंडक्टर को क्या रखा है, कांस्टेंट स्टेशनरी। ट्रांसफार्मर में, इंडक्शन में, दोनों में स्टार्टिंग में आपका कंडक्टर क्या है, स्टेशनरी है। दोनों केसेज में याद रखना आप, ठीक है क्या? तो अब एक सिंपल सी बात बताओ, मतलब यहां भी कंडक्टर स्टेशनरी है, यहां भी कंडक्टर स्टेशनरी है एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग। रनिंग कंडीशन की बात नहीं कर रहा मैं। तो मतलब दोनों ही केसेज में हमें फ्लक्स क्या चाहिए, वेरिएबल। बोलो हाँ या ना। अब फ्लक्स वेरिएबल दो तरीके से हो सकता है, या तो ऐसे, या तो ऐसे। जो ऐसे होता है इसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग फ्लक्स, और जो ऐसे होता है इसको बोलते हैं रोटेटिंग फ्लक्स। तो बताओ अल्टरनेटिंग फ्लक्स किस में हुआ, ट्रांसफार्मर में, इंडक्शन में, ट्रांसफार्मर। रोटेटिंग फ्लक्स किस में हुआ, समझ में आई बात? ठीक है, तो अगला पॉइंट लिखेंगे, ट्रांसफार्मर हैज, ट्रांसफार्मर हैज अल्टरनेटिंग फ्लक्स, ठीक है, ट्रांसफार्मर हैज अल्टरनेटिंग फ्लक्स। और यहां पे क्या लिखेंगे, बोलो यार, इंडक्शन हैज रोटेटिंग, रोटेटिंग फ्लक्स। या फिर
अल्टरनेटिंग फ्लक्स डिवाइस और रोटेटिंग फ्लक्स डिवाइस, ठीक है। या तो ऐसे बोल सकते हैं कि ट्रांसफार्मर इज अल्टरनेटिंग फ्लक्स डिवाइस एंड इंडक्शन मशीन है इज रोटेटिंग फ्लक्स डिवाइस। समझ में आया? और अगर हम बात करें इसकी इंडक्शन मशीन की, तो इफिशियंसी इज लो इन कंपैरिजन टू दिस। नॉर्मली 80, हालांकि 80 to 90% इसका भी बना ही देते हैं, ठीक है ना। तो 80 to 90% लगभग इसका भी आ जाता है, ठीक है। 80 to 90%। डन।